हेलो नमस्कार एंड वेलकम एवरीबॉडी। वेलकम टू अवलोकन आईएएस। मेरा नाम सुदर्शन मिश्रा है और अभी हम कर रहे हैं पीटी 365 में इकोनॉमी का सेक्शन। ठीक है, तो शुरू करते हैं। लास्ट हमने छह टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। ये सातवां टॉपिक है लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट का। तो यहाँ से शुरू करते हैं फिर विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो पहला इसका जो टॉपिक है पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, जिसको पीएलएफएस हम कहेंगे अभी से। पीएलएफएस न्यूज में क्यों है, क्योंकि पीएलएफएस के लेटेस्ट डेटा के अकॉर्डिंग इंडिया का अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है कैलेंडर ईयर 2023 में सिर्फ 3.1% रिकॉर्ड किया गया है, जो कि ग्लोबल अनएम्प्लॉयमेंट रेट से, जो कि 5.1% है, उससे काफी कम है। और ये फिगर देखने में इंडिया की इकोनॉमी और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की स्थिति काफी पॉजिटिव लगती है, विशेष रूप से ग्लोबल इकोनॉमिक स्लोडाउन के समय। ठीक है, अब पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे के बारे में बात करते हैं, ये है क्या। पीएलएफएस को 2017 में मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम एंड इम्प्लीमेंटेशन के द्वारा, मॉस्पी के द्वारा लॉन्च किया गया था। और इसका जो मेन एम है वो एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट के इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स का सही एस्टिमेट लगाना, ताकि पॉलिसी मैटर्स का, पॉलिसी मेकर्स को बेटर डिसीजन लेने में काफी हेल्प हो। ठीक है, और जो बाकी इंडिकेटर्स है उनका भी सही से आकलन हो सके। ठीक है, तो अब पीएलएफएस जो है आपका वो क्वार्टरली बेसिस पे अर्बन एरियाज में और एनुअल बेसिस पर रूरल एरियाज में कंडक्ट किया जाता है। ठीक है, ये टाइम ड्यूरेशन याद रखना, दो अलग अलग चीजें हैं, दो अलग अलग टाइम है। अर्बन में 3 महीने पे होता है क्वार्टरली बेसिस पे, और आपके रूरल एरिया में ईयरली बेसिस पे होता है। ठीक है, और जिससे ये एम्प्लॉयमेंट पैटर्न्स की रेगुलर मॉनिटरिंग होती है इसी के थ्रू। ठीक है, फिर पीएलएफएस में यूज किए जाने वाले की इंडिकेटर्स में देख लेते हैं क्या क्या है। ठीक, इसमें सबसे पहला है वर्कर पॉपुलेशन रेशियो। इसमें पॉपुलेशन में एम्प्लॉयड पर्सन का परसेंटेज होता है, और ये इंडिकेटर डायरेक्ट तौर पर बताता है कि कितने लोग एक्चुअली में काम कर रहे हैं। अगर वर्कर पॉपुलेशन रेशियो ज्यादा है तो इकोनॉमी में लोगों की पार्टिसिपेशन भी ज्यादा है, और जो इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए अच्छा साइन भी माना जाता है। फिर अगला है लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, LFPR। ठीक है, इसमें पॉपुलेशन में उन लोगों का परसेंटेज होता है जो लेबर फोर्स में है, यानी जो काम कर रहे हैं, या काम ढूंढ रहे हैं, या काम के लिए अवेलेबल है। ठीक है, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट का हाई होना इकोनॉमी में लोगों की विलिंगनेस टू वर्क को दर्शाता है, चाहे उन्हें रोजगार मिला हो या ना मिला हो। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट, ये लेबर फोर्स में शामिल लोगों में से अनएम्प्लॉयड पर्सन का परसेंटेज होता है, और ये सिर्फ उन लोगों को काउंट होता है जो एक्टिवली काम ढूंढ रहे हैं और काम करने के लिए अवेलेबल हैं। इसलिए कभी कभी ये जो है एक्चुअल अनएम्प्लॉयमेंट को अंडर एस्टिमेट कर सकता है, क्योंकि इसमें डिस्करेज्ड वर्कर भी शामिल नहीं होते जो काम ढूंढना बंद कर चुके हैं। ठीक है, फिर एक्टिविटी स्टेटस का डिटर्मिनेशन उस एक्टिविटी के बेसिस पर किया जाता है जिसे व्यक्ति स्पेसिफाइड रेफरेंस पीरियड, सर्वे की डेट से पहले के दौरान करता है। ठीक है, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है, क्योंकि इससे हम एक्यूरेटली पॉपुलेशन को डिफरेंट कैटेगरीज में क्लासिफाई कर सकते हैं। और यूजुअल स्टेटस में रेफरेंस पीरियड 365 दिन का होता है, जिससे लॉन्ग टर्म एम्प्लॉयमेंट ट्रेंड्स का पता चलता है, और ये एनुअल बेसिस पर एम्प्लॉयमेंट स्टेबिलिटी को मेजर करता है। ठीक है, करंट वीकली स्टेटस में रेफरेंस पीरियड 7 दिन का होता है, और शॉर्ट टर्म एम्प्लॉयमेंट फ्लक्चुएशंस को कैप्चर करता है ये, और ये सीजनल एम्प्लॉयमेंट और टेम्पररी जॉब लॉसेस को भी बेटर ट्रैक करने में हेल्प करता है। ठीक है, अब रिलेटेड न्यूज में देख लेते हैं क्या है। इसमें वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट के बारे में बात किया गया है। वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट साउथ एशिया डेवलपमेंट अपडेट जॉब्स और रेजिलियंस रिपोर्ट में हाईलाइट किया गया है कि इंडिया में महिलाओं के लिए एम्प्लॉयमेंट रेशियो जो है एवरेज से काफी कम है, और रिपोर्टिंग के अकॉर्डिंग ये जेंडर गैप डेवलपमेंट के लिए बड़ा बैरियर है, क्योंकि वर्कफोर्स में वुमेन पार्टिसिपेशन बढ़ने से जीडीपी ग्रोथ भी बढ़ती है। और वर्ल्ड बैंक ने रिकमेंड किया है कि इंडिया में वुमेन एम्प्लॉयमेंट को प्रमोट करने के लिए टारगेटेड पॉलिसीज और स्पेशल इंसेंटिव्स की जरूरत भी है। ठीक है, फिर अगला है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO की रिपोर्ट। इसमें इंडिया का एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट 2024, इसमें रिवील किया गया है कि 3 अनएम्प्लॉयड इंडिविजुअल में से एक यंग है। यूथ अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है ओवरऑल अनएम्प्लॉयमेंट रेट से डबल है, जो कि बहुत ही चिंताजनक भी है। ILO ने कहा है कि इंडिया के यूथ को एम्प्लॉयबल स्किल्स देने के लिए एजुकेशन सिस्टम और स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स में मेजर रिफॉर्म्स करने चाहिए। और रिपोर्ट ने यूथ अनएम्प्लॉयमेंट के साथ साथ अंडर एम्प्लॉयमेंट को भी एक बड़ा इशू बताया है। ठीक है, तो ये इश्यूज हैं।
अब एक बार ये देख लेते हैं, ये इंफोग्राफिक में क्या है। देखो, पीएलएफएस 2023-24 के डेटा के मुताबिक भारत में काफी सारे लेबर रिलेटेड इंडिकेटर्स में इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। सबसे पहला, अगर हम अनएम्प्लॉयमेंट रेट देखें, तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट की बात करें तो 2017-18 के बाद से लगातार गिरा ही है, और 2023-24 में सिर्फ 3.2% पे स्टेबल है, जो कि एक अच्छा साइन है। देख लो, यहाँ से 2017-18 में यहाँ पे हाईएस्ट दिख रहा है, उसके फिर यहाँ से फिर गिर रहा है, 2018-19 में भी गिरा है, फिर 19-20 में भी गिरा है, 20-21 में भी गिरा है, 21-22 में भी, फिर ऐसे लगातार गिरता गया है, फिर यहाँ पे आके स्टेबल हुआ है 2023-24 में। ठीक है। उसके बाद में फिर अगर लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट की, अभी दूसरे इंडिकेटर पे देखते हैं, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट की बात करें, तो ओवरऑल ये 57.9% से बढ़कर 60.1% हो गया है। और रूरल एरियाज में एलएफपीआर जो है 60.8% से बढ़कर 63.7% हुआ है। और अर्बन एरियाज में 50.4% से 52% तक गिरा है, तक पहुंचा है ये। ठीक है। और ये जो है दिखाता है कि ज्यादा लोग जॉब मार्केट में एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और जेंडर वाइज भी इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। मेल एलएफपीआर जो है वो थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है 78.5% से 78.8%, लेकिन फीमेल जो एलएफपीआर है उसमें नोटिसेबल जंप है। वो 37% से बढ़ के 41.7% हो गया है, जो कि वुमेन एम्पावरमेंट के लिए भी एक पॉजिटिव इंडिकेटर है। और हमारी गवर्नमेंट भी वुमेन एम्पावरमेंट के लिए काफी कर रही है। वुमेन को और ज्यादा एनकरेज किया जाता है गवर्नमेंट में फॉर्म्स फिलअप करने के लिए, वाई गवर्नमेंट एग्जाम्स देने के लिए। उनकी फीस भी ऑलमोस्ट जीरो होती है। अभी आप यूपीएससी का एग्जाम दे रहे हो, उसमें लीड जितने भी वुमेन पार्टिसिपेंट्स हैं उनके लिए फीस नहीं लगती है, वो उनका फ्री रहता है। ठीक है। तो ऐसे करके गवर्नमेंट भी इनकरेज करती है। और आपने अगर यूपीएससी का वो पढ़ा होगा, जो आपका नोटिफिकेशन आता है, उसमें भी लिखा हुआ है कि गवर्नमेंट स्ट्राइव्स टू क्रिएट अ बैलेंस बिटवीन लेबर फोर्स, करके नीचे करके लिखा हुआ रहता है ये। ठीक है। तो ये दिखाता है कि गवर्नमेंट भी कंसिडरेबल स्टेप्स और कंसिडरेबल एफर्ट्स कर रही है ताकि वो फीमेल का पार्टिसिपेशन इंक्रीज हो वर्किंग पॉपुलेशन। ठीक है। और ये तो आपका ये हो गया। वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन रेट डब्ल्यूपीआर जो है वो भी 56% से बढ़कर 58.2% हो गया है, जो कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में सुधार दिखाता है। और जॉइंटली रूप से ये डाटा ये बताता है कि इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट रिलेटेड इंडिकेटर्स बेटर हो रहे हैं। ठीक है। फिर इसके बाद में ये हो गया आपका। फिर इसके बाद आता है नेक्स्ट टॉपिक, गिग इकोनॉमी। गिग इकोनॉमी ये न्यूज में क्यों, क्योंकि हाल ही में कर्नाटका गवर्नमेंट ने ड्राफ्ट कर्नाटका प्लेटफॉर्म गिग वर्कर सोशल सिक्योरिटी एंड वेलफेयर बिल को पब्लिश किया है। और ये बिल जो है स्पेसिफिकली गिग वर्कर्स के लिए सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स प्रोवाइड करने के लिए बनाया गया है। ठीक है। उसको इसीलिए डिजाइन किया गया है ताकि सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स गिग वर्कर्स के और अच्छे हो। और इनकी संख्या, गिग वर्कर्स की भी संख्या जो है डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के एक्सपेंशन के साथ साथ तेजी से बढ़ रही है। गिग वर्कर्स क्या है ये हम आगे देखते हैं। ठीक है। पहले एक बार ये इनिशिएटिव देख लेते हैं गिग वर्कर्स। पहले एक बार समझ लेते हैं गिग वर्कर्स हैं क्या। गिग वर्कर एक ऐसा व्यक्ति होता है जो ट्रेडिशनल एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशन से बाहर काम करता है, यानी परमानेंट नौकरी उसकी नहीं होती है, पर टास्क बेस्ड या प्रोजेक्ट बेस्ड पर काम करता है। ठीक है। और गिग वर्कर्स को ब्रॉडली दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। एक होते हैं प्लेटफॉर्म बेस्ड गिग वर्कर्स। इनका काम प्राइमरली ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के थ्रू होता है, जैसे जोमेटो डिलीवरी बॉयज हो गए, स्विगी राइडर्स हो गए। ठीक है। ओला उबर के ड्राइवर हो गए। ये लोग जो है ये एप्स के माध्यम से कस्टमर से कनेक्ट करते हैं और फिर सर्विसेज देते हैं अपनी। ठीक है। फिर दूसरे होते हैं नॉन प्लेटफॉर्म बेस्ड गिग वर्कर्स। इसमें ये लोग जो हैं ये कन्वेंशनल सेक्टर्स में काम करते हैं, जैसे डोमेस्टिक वर्कर्स हुए, या कंस्ट्रक्शन वर्कर हुए, या पार्ट टाइम या फुल टाइम वेज बेस्ड काम करने वाले, लेकिन किसी फिक्स्ड एम्प्लॉयर के अंडर नहीं होते, यानी कॉन्ट्रेक्चुअल वर्कर्स एक तरह समझो, अगर आप मोटा मोटी भाषा में जानना चाह रहे हो तो। ठीक है। कैजुअल वर्कर्स वही कॉन्ट्रेक्चुअल वर्कर्स होते हैं, मतलब एक तरह से उन वो, जैसे आप किसी इंडस्ट्री में अगर आपने देखा होगा, मूवीज में देखा होगा कि सुबह कई सारे लोग आते हैं काम करने के लिए, फिर शाम को वो लोग चले जाते हैं अपना दिन भर की तनख्वाह लेकर के। ठीक है। तो वो उस तरह के जो वर्कर्स होते हैं वो नॉन प्लेटफॉर्म बेस्ड होते हैं। ठीक है। और ये गिग इकोनॉमी जो होती है वो थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी भी प्रोवाइड करती है, लेकिन जॉब सिक्योरिटी सोशल बेनिफिट्स इसमें काफी कम होते हैं। ठीक। फिर आते हैं हम इस टॉपिक पे, इनिशिएटिव्स फॉर गिग वर्कर्स की, क्या क्या इनिशिएटिव सरकार ने लिए हैं गिग वर्कर्स को लेकर के। तो देखो, इसमें जो है कोड ऑन, एक तो कोड ऑन वेजेस दिया है 2019 का। ठीक है। ये ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स इंक्लूडिंग गिग वर्कर्स
में यूनिवर्सल मिनिमम वेज और फ्लोर वेज प्रोवाइड करता है। ठीक है, इसका ऑब्जेक्टिव है कि हर जो भी वर्कर काम कर रहा है उसको एक फेयर वेज मिले। ठीक है, चाहे वो किसी भी सेक्टर में काम करे। और इस कोड के अकॉर्डिंग सेंट्रल गवर्नमेंट जो है एक नेशनल फ्लोर वेज फिक्स करती है, और जिससे कम उससे कम वेज किसी भी स्टेट कोई भी स्टेट में नहीं मिल सकता। ठीक है, और फ्लोर वेज जो वो फिक्स करते वक्त होता है क्या करती है कि वर्कर्स और उनके फैमिलीज की मिनिमम लिविंग स्टैंडर्ड्स को ध्यान में रखा जाता है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ही फ्लोर वेज फिक्स होता है। फिर अगला है कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020। इसमें क्या है, इसमें इसका मेन एम है कि गिग वर्कर्स के राइट्स को सोशल सिक्योरिटी प्रोटेक्शन देकर के प्रोटेक्ट करना। ठीक है, और ये जब पहली बार गिग वर्कर्स और प्लेटफॉर्म को लीगली रिकॉग्नाइज करता है और उन्हें सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स के लिए एलिजिबल बनाता है। इसमें क्या है कि गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स की भलाई के लिए सोशल सिक्योरिटी फंड और नेशनल सोशल सिक्योरिटी बोर्ड स्टैब्लिश करने की भी प्रपोजल है, जिससे स्कीम्स को फॉर्मुलेट और सुपरवाइज किया जा सके। ठीक है, और ये फंड जो है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों के कंट्रीब्यूशन से बनता है। एक फिर इसके बाद आता है अगला जो इनिशिएटिव है, ई श्रम पोर्टल। लेबर और एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है, और इसका मेन एम है अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स को वेरियस सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स तक पहुंच प्रोवाइड कराना, जो डिफरेंट मिनिस्ट्रीज डिपार्टमेंट्स द्वारा इंप्लीमेंट की जा रही हैं। ई श्रम पोर्टल पे क्या होता है कि रजिस्ट्रेशन करने वाले वर्कर्स को एक यूनिक 12 डिजिट का यूनिवर्सल अकाउंट नंबर मिलता है, यूएएन नंबर मिलता है। ठीक है, और जो कि उनको डिफरेंट स्कीम्स के लाभ देने में भी काफी हेल्प करता है। और पोर्टल पर रजिस्टर्ड वर्कर को 2 लाख तक का एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवर भी ऑटोमेटिकली मिल जाता है। फिर उसके बाद फिर है पीएम सुरक्षा बीमा योजना। इसमें क्या है कि गिग वर्कर्स 1 साल के लिए 2 लाख के एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर का बेनिफिट पाते हैं। और ये स्कीम जो है स्पेशली लो इनकम ग्रुप्स को एक्सीडेंटल डेथ और डिसेबिलिटी के केस में फाइनेंशियल सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है। और प्रीमियम जो है इसका प्रीमियम अमाउंट भी बहुत कम है, 12 रुपए पर एनम है, जो गिग वर्कर्स के लिए काफी अफोर्डेबल भी है। मतलब 1 साल में 12 रुपए देने हैं उनको। अब शायद इसका दाम बढ़ा दिया है, अब अराउंड शायद 20 रुपए हो गया है। तो वो भी कुछ ज्यादा नहीं हुआ, 1 साल में 20 रुपए तो बहुत ही कम हुआ, और इतना वो अफोर्ड करते भी हैं। तो और 2 लाख का उनके लिए इंश्योरेंस मिल जाना उनके लिए बहुत बड़ी बात होती है। फिर आता है नेक्स्ट टॉपिक, लिविंग वेज। ठीक है, इसमें देखो ये न्यूज में क्यों है, क्योंकि गवर्नमेंट ने इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन से लिविंग वेज के लिए एक फ्रेमवर्क क्रिएट करने के लिए एक टेक्निकल असिस्टेंस मांगी है। और ये स्टेप जो है मिनिमम वेज से लिविंग वेज की तरफ मूव करने का इंडिकेटर है, और जिससे वर्कर्स को बेटर लिविंग स्टैंडर्ड्स मेंटेन करने में भी काफी हेल्प मिलेगी। ठीक, अभी इसके साथ इश्यूज क्या है प्रेजेंट सिस्टम में। अभी इंडिया जो है मिनिमम वेज फॉलो करता है, जो 2017 से स्टैग्नेंट है। इसका मतलब है कि इन्फ्लेशन के बावजूद मिनिमम वेजेस में कोई सिग्निफिकेंट इंक्रीज नहीं हुआ है, जिससे वर्कर्स की रियल इनकम जो है वो कम हो गई है। और मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 गाइडलाइंस प्रोवाइड करता है, लेकिन मिनिमम वेज स्पेसिफाई नहीं करता, जिससे जो है डिफरेंट स्टेट्स में मिनिमम वेजेस में बहुत वेरिएशन है। जैसे यूपी में मिनिमम वेज अराउंड आपका 7,000 8,000 के आसपास है कुछ। ठीक है, वही दिल्ली में 18-19 हजार रुपए है। तो अब ये काफी डिफरेंस हो जाता है। ठीक है, और ये चीज सही भी नहीं है, क्योंकि महंगाई तो पूरे देश में एक ही हिसाब से बढ़ रही है ना। ऐसा तो है नहीं कि यूपी में चीजें सस्ती मिल रही हैं, दिल्ली में चीजें बहुत महंगी मिल रही हैं, या फिर आपका राजस्थान में भी उस हिसाब से कम है, फिर और बहुत सारे स्टेट्स में कम है। ठीक है, तो यूनिफॉर्मिटी नहीं है देश में। महंगाई डिफरेंशिएट करता है स्टेट टू स्टेट, लेकिन ये है कि उतना भी इतना भी वेरिएशन नहीं होता कि अगर 7-8 हजार रुपये आपका यहाँ पे मिनिमम वेज है, वहाँ पे 18 हजार है, तो इतना डिफरेंशिएशन नहीं होता। ठीक है, तो वो एक यूनिफॉर्मिटी नहीं है, तो ये यूनिफॉर्मिटी होना भी एक इशू है, ये नहीं होना भी एक इशू है। ठीक, फिर उसके बाद में फिर आपका कोड ऑन वेजेस जब 2019 में पास हुआ था, तो उसमें यूनिवर्सल वेज फ्लोर का प्रपोजल है, जो कि एक बार इम्प्लीमेंट होने के बाद सभी स्टेट्स पर लागू होगा। लेकिन ये कोड जो है अभी तक प्रॉपरली इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, ये दूसरा इसका इशू है। ठीक है, जिससे वर्कर्स को इसका इंटेंडेड बेनिफिट मिल नहीं पा रहा है। फिर और इश्यूज इसके हैं कि जो कुछ जॉब्स में मिनिमम वेजेस फिक्स करना मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 और कॉन्ट्रैक्ट लेबर रेगुलेशन एंड एबॉलिशन एक्ट 1970 दोनों के अंडर आता है, जिससे कंफ्यूजन हो सकता है। ठीक है, और ये ओवरलैपिंग जुरिस्डिक्शन इम्प्लीमेंटेशन में कॉम्प्लिकेशंस भी क्रिएट करता है, और एम्प्लॉयर्स के लिए कंप्लायंस को भी और डिफिकल्ट बना देता है। ठीक है, तो इसका भी निवारण होना चाहिए। फिर वेज पेमेंट में डिस्क्रिपेंसीज हैं, क्योंकि स्टेट्स के बीच नेशनल वेज फ्लोर को एनफोर्स करने की कमी है, क्योंकि कुछ स्टेट में मिनिमम वेज बहुत कम है, जो वर्कर्स के लिए डिसेंट लिविंग स्टैंडर्ड्स मेंटेन करना इम्पॉसिबल बना देता है।
और एनफोर्समेंट मैकेनिज्म भी वीक है, जिससे एम्प्लॉयर्स मिनिमम वेज लॉस का वायोलेशन कर सकते हैं बिना किसी सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस के। ठीक है, तो ये एक और इशू है। इसके बाद अपना ये आपका इन्फोग्राफिक रह गया था लिविंग वेज का, डिफरेंस बिटवीन लिविंग वेज और मिनिमम वेज का। ठीक है, डिफरेंशियल एस्पेक्ट्स क्या है, डेफिनेशन में क्या डिफरेंस है। देखो, लिविंग वेज जो होता है वो नेसेसरी वेज है, जिससे एक डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग वर्कर और उसकी फैमिली के लिए मेंटेन किया जा सके। ठीक है, और मिनिमम वेज क्या होता है कि सबसे कम अमाउंट जो हो सके, ठीक है, लीगली, और वो आवरली वेज कितना उस एम्प्लॉयर को देना चाहिए, वो एम्प्लॉय उसके अंदर जो काम कर रहा है आवरली सबसे कम जो दे सकता है उसको मिनिमम वेज कहते हैं। नाम ही है मिनिमम, ठीक है, उससे नीचे नहीं जा सकते। लिविंग वेज में होता है कि डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग रह सके, ठीक है, खाना रोटी कपड़ा मकान उसका हो सके, मकान तो नहीं लेकिन रोटी कपड़ा तो कम से कम हो जाए। ठीक, और फिर एम क्या करता है, लिविंग वेज एम करता है कि क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव हो उससे वर्कर की। और मिनिमम वेज क्या करता है कि वर्कर की एक्सप्लॉयटेशन ना हो, तो एक मिनिमम वेज उसको मिले। ठीक है, ऐसा ना हो कि उससे काम कराया जा रहा है दिन का 300 का, लेकिन उसको पैसा मिल रहा है मात्र 150 रुपये, तो ऐसा ना हो। ठीक है, तो एक मिनिमम वेज मिले उसको, कम से कम दिन के 300 मिले। ठीक, फिर ये आपका इन्फोग्राफिक का मतलब हो गया। फिर आता है आपका नेक्स्ट टॉपिक, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, IRDAI। ठीक है, इसका नाम आपने कई बार सुना भी होगा। तो शुरू करते हैं IRDAI का। ये जो है ये लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, LIC, जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, GIC और न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी को DSIIs यानी डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इंश्योर इंपॉर्टेंट इंश्योरेंस के रूप में आइडेंटिफाई किया है, इसलिए न्यूज में है थोड़ा। ठीक है, और इन कंपनीज को स्पेशल रेगुलेटरी ओवरसाइट के अंडर रखा जाएगा, क्योंकि इनके फेलियर से पूरे फाइनेंशियल सिस्टम पर निगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट इंश्योरेंस इंश्योरेंस कंपनीज हैं। ठीक है, तो इसीलिए इनका फेलियर होना तो इंश्योरेंस सेक्टर का ही फेलियर होने के बराबर हो जाएगा, तो इसीलिए इन पे ज्यादा थोड़ा अच्छे से ध्यान दिया जाएगा, तो इसीलिए थोड़ा न्यूज में। ठीक है, अब डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इम्पोर्टेंट इंश्योरेंस की बात करते हैं। ठीक है, ये जो DSIIs हैं, ऐसे इंश्योरर्स को कहते हैं जिनके साइज, मार्केट इंपॉर्टेंस और डोमेस्टिक और ग्लोबल इंटरकनेक्टेडनेस से इतनी बड़ी है कि उनका डिस्ट्रेस या उनका कोई फेलियर या उनके में कोई प्रॉब्लम अगर आती है, तो उनके फाइनेंशियल सिस्टम में कोई प्रॉब्लम आती है, तो वो एक सिग्निफिकेंट इशू कॉज कर सकता है पूरे फाइनेंशियल सेक्टर पर। ठीक है, अगर आसान भाषा में कहें तो ये मतलब एक इंग्लिश में कहावत है, दे आर टू बिग टू फेल, मतलब ये इतने बड़े हैं कि ये अगर ये फेल हुए तो फिर गड़बड़ा पूरा मैटर ही गड़बड़ा जाएगा। ठीक है, तो उस कैटेगरी में आते हैं, दे आर टू बिग टू फेल। और DSIIs को टू बिग और टू इम्पोर्टेंट टू फेल में माना जाता है। ठीक है, और क्योंकि इन कंपनीज का कोलैप्स जो है इकोनॉमी के लिए डिवास्टेटिंग इफेक्ट हो सकता है। जैसे 2008 के टाइम में ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद रेगुलेटर्स ने वर्ल्ड वाइड टू बिग टू फेल इंस्टीट्यूशंस को आइडेंटिफाई करना और उनके लिए स्पेशल रेगुलेशंस बनाना शुरू कर दिया था। ठीक है, DSIIs जो हैं एडिशनल रेगुलेटरी मेजर्स के अधीन होते हैं, जैसे हायर कैपिटल रिक्वायरमेंट्स, एनहांस सुपरविजन, ठीक है, रिकवरी एंड रिजोल्यूशन प्लानिंग और सिस्टमैटिक रिस्क मैनेजमेंट। ठीक है, इस मेजर्स का ये एम होता है कि DSII की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को इंश्योर किया सके और उनके फेलियर की प्रोबेबिलिटी को बहुत एकदम कम किया सके। ठीक है, फिर इस सिग्निफिकेंस देख लेते हैं एक बार कि IRDAI का सिग्निफिकेंस क्या है इन ट्रांसफॉर्मिंग इंश्योरेंस सेक्टर। देखो, इंश्योरेंस ग्रोथ के इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स हैं, जैसे कुछ इंश्योरेंस पेनिट्रेशन GDP के परसेंटेज के रूप में इंश्योरेंस प्रीमियम। ठीक है, 2001-2 में 2.71% से बढ़कर 2021-22 में 4.2% हो गई थी, और ये ग्रोथ इंडिकेट करता है कि इंश्योरेंस सेक्टर में सिग्निफिकेंट एक्सपेंशन हुई है। ठीक है, लेकिन ग्लोबल एवरेज जो है 7.2% से अभी भी कम है, जो फ्यूचर ग्रोथ की पोटेंशियल को दर्शाता है इसका। ठीक है, फिर इंश्योरेंस डेंसिटी की बात करें तो पॉपुलेशन के अनुपात में इंश्योरेंस प्रीमियम 2001-2 में शामिल $11.5 से बढ़ के 2021-22 में $91 हो गई है। और ये फिगर बताता है कि पर कैपिटा इंश्योरेंस एक्सपेंडिचर में कितनी ग्रोथ हुई है, लेकिन डेवलप्ड कंट्रीज में ये फिगर जो है 3,000 से $4,000 तक जा सकता है, जो बताता है कि इंडिया में इंश्योरेंस सेक्टर में अभी भी बहुत ग्रोथ पोटेंशियल है। ठीक है, फिर इंश्योरेंस फॉर ऑल बाय 2047, ये IRDAI का लॉन्ग टर्म विजन है। ठीक है, और IRDAI ने 2047 तक हर नागरिक को अप्रोप्रिएट लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस
और या प्रॉपर्टी इंश्योरेंस कवर एक्सेट्रा प्रोवाइड करने की प्रतिज्ञा की है। और ये विजन जो है बीमा विस्तार के फ्रेमवर्क के थ्रू इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। ठीक, इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स को सिंप्लीफाई करना, अफोर्डेबल बनाना। ठीक है, क्या क्या इसके लिए मेजर्स लिए जा रहे हैं, उसमें से एक है, तो ये चलो ये मैं समझ अपने एंड से बता देता हूँ इंश्योरेंस फॉर ऑल में। ठीक है, बीमा विस्तार के लिए क्या क्या लिया जा रहा है, देखो इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स को सिंप्लीफाई करना और अफोर्डेबल बना देना। ठीक है, फिर रिमोट एरियाज में इंश्योरेंस की अवेलेबिलिटी बढ़ा देना। ठीक, उसके बाद में फिर डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के थ्रू इंश्योरेंस डिस्ट्रीब्यूशन को और स्ट्रेंथन करना, फिर इंश्योरेंस अवेयरनेस कैंपेन चलाना, माइक्रो इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स के प्रमोट करना। ठीक है, और क्लेम सेटलमेंट प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन कर देना। ठीक है, तो और इसके बाद में फिर एक आईआरडीआई ने जो है वो इंश्योरेंस कंपनीज के लिए मल्टीपल रिफॉर्म्स भी इंट्रोड्यूस किए, जैसे सॉल्वेंसी रेगुलेशन को स्ट्रेंथन करना, कस्टमर ग्रीवेंस रिड्रेसल को के मैकेनिज्म को इम्प्रूव करना, और इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स की प्राइसिंग में ट्रांसपेरेंसी बढ़ाना। ठीक है, और इन रिफॉर्म से जो है इंश्योरेंस सेक्टर में ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होगा, जो अल्टीमेटली जो इंश्योरेंस पेनिट्रेशन है उसकी डेंसिटी को और ज्यादा इंक्रीज करेगा। तो ये सब चीजें दी नहीं हुई है, पर ये मैंने बता दिया अपने एंड से, ताकि थोड़ा आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए। अब ये आईआरडीएआई के बारे में देख लेते हैं। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर हैदराबाद में है। ठीक है, और इसकी जो स्थापना हुई है 1999 में मल्होत्रा कमेटी के रिकमेंडेशन के बाद की गई थी। और पहले ये एक ऑटोनोमस बॉडी थी, लेकिन 2000 में आईआरडीएआई एक्ट बना, 1999 आईआरडीएआई 19 एक्ट 1999। ठीक है, उसके तहत फिर ये स्टेचुटरी बॉडी हो गया। फिर इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं कुछ, कि इस इंस्टीट्यूशन में का मेन गोल है कि इंश्योरेंस इंडस्ट्री का स्पीडी और ऑर्डरली डेवलपमेंट हो, और साथ ही जेन्युइन इंश्योरेंस क्लेम्स को जल्दी और सही सेटलमेंट करवाया जा सके। ठीक है, और ये भी इंश्योर करता है आरडीआई कि कस्टमर्स का ट्रस्ट इंश्योरेंस में बना रहे। ठीक है, उनके साथ कोई फर्जीवाड़ा चीजें ना हो। फिर कंपोजिशन की बात करें तो आईआरडीएआई जो है वो एक 10 मेंबर बॉडी है, जिसमें एक चेयरमैन होते हैं, 5 फुल टाइम मेंबर्स होते हैं और 4 पार्ट टाइम मेंबर्स होते हैं। और ये बॉडी जो है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में काम करती है। अब आईआरडीआई के रोल की बात कर लें तो इंश्योरेंस कंपनीज का रजिस्ट्रेशन मैनेज करना ये का मेन रोल है। ठीक है, यानी उनके सर्टिफिकेट इशू करना, उनको सर्टिफिकेट अगर एक्सपायर हो जा रहे हैं तो उनको रिन्यू करना, फिर मॉडिफाई करना, फिर विदड्रॉ करना, अगर जैसे कोई बदमाशी कर रहा है कोई इंश्योरेंस कंपनी तो उसका सस्पेंड करना, फिर या फिर उसका पूरा कैंसिल ही कर देना सर्टिफिकेट। ठीक है, फिर पॉलिसी होल्डर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना ताकि उनका एक्सप्लॉयटेशन ना हो, और फिर इंश्योरर्स और इंटरमीडिएटरीज के बीच में डिस्प्यूट्स का निपटारा भी करना, जैसे एजेंट या ब्रोकर के साथ इंश्योरेंस कंपनी का कोई झगड़ा हो गया हो। ठीक है, तो उसको भी उसका निपटारा करना। फिर इंश्योरेंस और री इंश्योरेंस से जुड़ी प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन को रेगुलेट करना, प्रमोट करना, जैसे ट्रेनिंग प्रोवाइड करना। ठीक है, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स देना, फिर एक्चुअल बॉडीज वगैरह ये सब चीजें जो होती हैं। ठीक है, ये सब काम करना आईआरडीएआई का के रोल में आता है। ठीक है, यहाँ पे अपना आईआरडीएआई वाला पोर्शन खत्म होता है, और सेक्शन सेवेंथ वाला टॉपिक भी खत्म हो जाता है। फिर ये टॉपिक पाते हैं बिजनेस इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, सबसे इसमें पहला टॉपिक है बी रेडी इंडेक्स। एग्जाम के लिए बी रेडी, इसमें पहला टॉपिक है बी रेडी इंडेक्स। ये बी रेडी क्या है और न्यूज में क्यों है, कि देखो वर्ल्ड बैंक ने रिसेंटली अपना पहला बिजनेस रेडी इंडेक्स ऑफिशियली लॉन्च किया। याद रखना ये वर्ल्ड बैंक ने लॉन्च किया है, आईएमएफ नहीं। अगर क्वेश्चन आ सकता है इसमें से, वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ को लेकर कंफ्यूज कर सकता है। और ये फर्स्ट एडिशन है बिजनेस रेडी इंडेक्स का। ठीक है, और इसमें इसको ऑफिशियली लॉन्च किया। ये इंडेक्स जो है दुनिया भर में बिजनेस एनवायरनमेंट को मेजर करने का एक नया तरीका है, जो एंटरप्रेन्योर्स और इन्वेस्टर्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक, ये इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, आप याद रखना बी रेडी इंडेक्स। और बी रेडी जो है एक कॉम्प्रिहेंसिव 3 ईयर रोल आउट फेज में है, जो 2024 में शुरू होकर 2026 तक चलेगा। और इस इनिशियल असेसमेंट में फिलहाल 50 इकोनॉमीज को केयरफुली एनालाइज किया जाएगा। ठीक है, और लेकिन अभी तक इंडिया को इस असेसमेंट में शामिल नहीं किया गया है। ये भी एक न्यूज़ है, क्योंकि जो कि जो कि एक इम्पॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन भी है ये एक तरह से। अब ये जो है एक ये नई इंडेक्स वर्ल्ड बैंक के पुराने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स रैंकिंग्स के जगह लेने के लिए आया है। इसलिए भी ये थोड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस से क्वेश्चन आ चुके थे, और बीच में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को कैंसिल कर दिया गया था उस इंडेक्स को। ठीक है, अलग अलग रीजंस थे उससे। इरेगुलरिटीज काफी ज्यादा उस समय उसमें आने लग गई थी, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स को, ईओडीबी को। ठीक है, और कुछ एथिकल कंसर्न्स भी रेज किए गए थे उस समय, तो उस वजह से उसको कम्प्लीटली डिसकंटिन्यू कर दिया गया था 2021 में ही। और ये बात ये नोटेबल है कि 2024 में बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान रैंकिंग्स, जिसे डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन
ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, जिसको डीपीआईआईटी भी कहते हैं, वो तैयार करेगा। उसमें बी रेडी इंडेक्स से कुछ सिग्निफिकेंट इंडिकेटर्स को स्ट्रेटेजिकली शामिल किया जाएगा, ताकि इंडिया का जो है बिजनेस एनवायरनमेंट और बेटर हो सके। अब बी रेडी इंडेक्स क्या है, इसके बारे में देखते हैं। ये वर्ल्ड बैंक ग्रुप का एक इनोवेटिव डेटा कलेक्शन और कम्प्रिहेंसिव एनालिसिस प्रोजेक्ट है, जो वर्ल्ड वाइड बिजनेस और इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट के सिस्टमैटिक असेसमेंट करता है, और जिसके साथ एक डिटेल्ड एनुअल कॉर्पोरेट रिपोर्ट भी पब्लिश की जाती है। ठीक है, जो पॉलिसी मेकर्स के लिए एक्सट्रीमली यूजफुल होती है। बीजेडी इंडेक्स के तीन स्ट्रेटेजिक एरियाज पे वो फोकस करते हैं बीजेडी इंडेक्स। ठीक है, पहला है रिफॉर्म एडवोकेसी, जिसमें जो है ग्लोबल पॉलिसी रिफॉर्म्स को प्रोएक्टिवली एनकरेज किया जाता है, बेंचमार्क्स पब्लिकली शेयर करके और गवर्नमेंट, बिजनेसेस और वर्ल्ड बैंक के बीच मीनिंगफुल डायलॉग प्रमोट करके। ठीक है, इस प्रोसेस में जो है स्टेक होल्डर्स अपने एक्सपीरियंसेस और बेस्ट प्रैक्टिसेस को शेयर करते हैं, ताकि रिफॉर्म्स और ज्यादा इफेक्टिव हो सके। फिर दूसरा है पॉलिसी गाइडेंस। इसमें डेटा ड्रिवन कंपैरिजंस की सॉलिड बेसिस पर ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस से पॉलिसी चेंजेस के लिए कस्टमाइज्ड रिकमेंडेशन दी जाती है, और ये रिकमेंडेशन जो है कंट्री स्पेसिफिक होती है और इकोनॉमिक ग्रोथ को एक्सेलरेट करने में काफी हेल्प करती है। तीसरा है एनालिसिस एंड रिसर्च, जिसमें प्राइवेट सेक्टर के डेवलपमेंट फैक्टर्स पर इन डेप्थ रिसर्च रिपोर्ट करने के लिए इसको एक्सटेंसिव डिटेल डेटा प्रोवाइड किया जाता है, और इस डाटा का यूज एकेडमिशियंस, पॉलिसी मेकर्स और बिजनेसेस अपने रिसर्च और डिसीजन मेकिंग में करते हैं। ठीक है, फिर टॉपिक्स ऑफ बी रेडी इंडेक्स देख लेते हैं एक बार, ये क्या है। ये एक कम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क है जो किसी भी देश में बिजनेस एनवायरनमेंट को मेजर करता है, और ये इंडेक्स जो है फर्म्स के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के पर्सपेक्टिव से काफी क्रिटिकल माना जाता है, और इसमें मल्टीपल टॉपिक्स कवर किया जाता है, जैसे बिजनेस एंट्री हो गया। ठीक है, नए बिजनेस को स्टार्ट करने की ईज क्या है। फिर बिजनेस लोकेशन हो गया, बिजनेस के लिए जगह चुनने की सुटेबिलिटी क्या है, इसमें ये दिखाया जाता है। फिर यूटिलिटी सर्विसेज हो गया, फिर लेबर, फिर फाइनेंशियल सर्विसेज, इंटरनेशनल ट्रेड एफिशिएंसी, टैक्सेशन, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, कि लीगल इश्यूज का रेजोल्यूशन कितना फास्ट और फेयर हो रहा है। फिर मार्केट कंपटीशन क्या लेवल प्लेइंग है सब बिजनेसेस के लिए। ठीक है, कोई किसी के साथ फेवरेटिज्म या फेवरिज्म तो नहीं है। फिर बिजनेस इंसॉल्वेंसी, कि जब बिजनेस बंद हो जाए तो एग्जिट प्रोसेस कितना स्मूथ है। ठीक, फिर ये जो है, फिर अगला है टॉपिक पिलर्स ऑफ बी रेडी इंडेक्स। ठीक है, इस इंडेक्स के तीन मेजर पिलर्स हैं। पहला है रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। ठीक है, इसमें रूल्स और रेगुलेशन जो किसी फर्म को फॉलो करने के होते हैं वो ओपन ऑपरेट या क्लोज करते हैं। ठीक है, फिर दूसरा है पब्लिक सर्विसेज, ऐसे सर्विसेज और इंफ्रास्ट्रक्चर जो फर्म्स को रेगुलेटरी कंप्लायंस और ऑपरेशंस में हेल्प करते हैं। फिर तीसरा है आपका ऑपरेशनल एफिशिएंसी, इसमें क्या होता है कि पब्लिक सर्विसेज कितना एफिशिएंट यूज होता है और रेगुलेटरी प्रोसेस कितना आसान होता है, इस एस्पेक्ट पर इसमें फोकस किया जाता है। ठीक है, तो ये तीन पिलर्स हो गए, और ये जो इंडेक्स है गवर्नमेंट को भी काफी हेल्प करता है बिजनेस फ्रेंडली रिफॉर्म्स डिजाइन करने में। तो ये तो पिलर्स ऑफ बी रेडी इंडेक्स हो गया। फिर नेक्स्ट टॉपिक आता है इंडिया का स्टार्टअप इकोसिस्टम। ये न्यूज में क्यों है, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने इंडिया की रैपिडली ग्रोइंग स्टार्टअप इकोसिस्टम को स्ट्रेंथन करने के लिए भारत स्टार्टअप नॉलेज एसेस रजिस्ट्री, जिसका शॉर्ट फॉर्म भास्कर है। ठीक है, उस इनिशिएटिव को फॉर्मली लॉन्च किया है, और इस इनिशिएटिव को स्टार्टअप इंडिया मिशन के क्रिटिकल पार्ट के रूप में देखा जा रहा है। ठीक है, अब भास्कर के बारे में देखते हैं। भास्कर इनिशिएटिव जो है एक स्टेट ऑफ द आर्ट डिजिटल प्लेटफॉर्म है, जो एंटरप्रेन्योरियल इकोसिस्टम के मल्टीपल की स्टेक होल्डर, जैसे कि इनोवेटिव स्टार्टअप हो गए आपके। ठीक है, फिर आपके एंजल इन्वेस्टर्स हो गए, वेंचर कैपिटलिस्ट, इंक्यूबेटर्स, एक्सीलरेटर्स, मेंटर्स, इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स। ठीक है, ये सब जो हैं, इन सब एजेंसीज के बीच सीमलेस कोलैबोरेशंस और को सेंट्रलाइज, स्ट्रीमलाइन और सिग्निफिकेंटली एनहांस करने के लिए इसको डिजाइन किया गया। ठीक है, अच्छा, इसका प्राइमरी गोल जो है वो स्टार्टअप इकोसिस्टम के डाइवर्स स्टेक होल्डर्स के लिए दुनिया का सबसे कॉम्प्रिहेंसिव और टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड डिजिटल रजिस्ट्री बनाना है, जिससे इंफॉर्मेशन एक्सेस और कोलैबोरेशन ड्रामेटिकली इंप्रूव हो सके। ठीक है, मतलब अच्छे तरीके से इंप्रूव हो सके। और ये इम्पोर्टेंट इनिशिएटिव है, स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम के अम्ब्रेला के अंडर में इसको लॉन्च किया गया है, और जिसका लॉन्ग टर्म एम है इनोवेशन को सिस्टमैटिकली नर्चर करना और स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट्स को कंसिस्टेंटली एनकरेज करने के लिए एक रोबस्ट और सस्टेनेबल इकोसिस्टम को डेवलप करना, जो कि ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक हो। ठीक है, अब एक बार स्टार्टअप इंडिया क्या है, ठीक है, उसके बारे में एक बार पढ़ोगे। वो प्रोग्राम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, और बहुत पहले लॉन्च हुआ था, तो इसको आप छोड़ नहीं सकते। हो सकता है पूछ दे, तो लो हैंगिंग फ्रूट है, इसको आप छोड़ने का रिस्क मत उठाओ। तो स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम के बारे में पढ़ लो, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया। ठीक है, आधे घंटे का काम है ये सब पढ़ना। और ये सब आपके
अम्ब्रेला इनिशिएटिव्स हैं, तो इम्पोर्टेंट इसलिए भी हो जाते हैं। अब की फीचर्स ऑफ भास्कर प्लेटफॉर्म का देख लेते हैं क्या है ये। देखो भास्कर प्लेटफॉर्म के कुछ की फीचर्स हैं, वो है एक तो पर्सनलाइज्ड आइडेंटिफिकेशन का। इसमें हर यूजर का या स्टार्टअप को एक यूनिक आईडी असाइन किया जाता है ताकि उनका एक्सपीरियंस कस्टमाइज्ड हो और इंटरेक्शन उनके और पर्सनलाइज्ड हो सके, ठीक है। फिर जैसे एक तरह से आपको आप जाते हो तो आप बैंक अकाउंट खुलवाने जाते हो तो आपको एक पर्सनल, आपको जो अब बैंक अकाउंट मिलता है ना, वो बैंक अकाउंट में फिर आपको एक पर्सनलाइज्ड, आपको जैसे आप प्राइवेट बैंक में जाओगे, सरकारी बैंक में तो नहीं होता ये, लेकिन प्राइवेट बैंक में अगर आप अकाउंट खुलवाते हो तो आपको पर्सनलाइज्ड वो मिलता है, रिलेशनशिप मैनेजर वगैरह, ठीक है। तो वो उसमें आपको आपके यूनिक अकाउंट अकाउंट नंबर पे, तो वैसे ही इसमें भी यूनिक आईडी दी जाएगी, ठीक है। और पर्सनलाइज्ड एक्सपीरियंस हो सके इसलिए, ठीक है। और डिस्कवरेबिलिटी की बात करें तो प्लेटफॉर्म की सर्च फीचर्स ऐसे डिजाइन की गई है कि किसी भी सोर्स, अपॉर्चुनिटी या स्टेक होल्डर को इजिली लोकेट किया सकता है। और ग्लोबल ब्रांडिंग की बात करें तो भास्कर भारत को एक इनोवेशन हब के रूप में ग्लोबल लेवल पर प्रमोट करता है, जिससे इंटरनेशनल कोलैबोरेशन बढ़ सके। फिर नेटवर्किंग में ये प्लेटफॉर्म स्टार्टअप्स और स्टेक होल्डर जैसे कि इन्वेस्टर्स हो गए, इंक्यूबेटर्स हो गए, पॉलिसी मेकर्स के बीच में इंटरेक्शन को स्मूथ बनाता है ताकि बेहतर कोऑर्डिनेशन हो। फिर रिसोर्स एसेस के बारे में बात करें तो भास्कर जो है सेंट्रलाइज्ड एसेस देता है ताकि टूल्स, नॉलेज और गाइडेंस के लिए जो स्टार्टअप्स के को स्केल करने में काफी हेल्प करता है, ठीक है। इंडिया के स्टार्टअप इकोसिस्टम के बारे में बात करते हैं तो इंडिया अब जो है ऑफिशियली दुनिया में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और चाइना के बाद थर्ड लार्जेस्ट और फास्टेस्ट ग्रोइंग स्टार्टअप इकोसिस्टम के रूप में स्टैब्लिश हो चुका है, जिसमें ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024, जो कि इंटरनेशनली रिस्पेक्टेड रिसर्च ग्रुप हुरुन द्वारा मेटिकुलसली कंपाइल्ड और रिलीज किया गया है। और ये कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस के अकॉर्डिंग 2023 में इम्प्रेसिव 67 यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स थे, ठीक है। और ये नंबर जो है कंटिन्यूअसली ग्रो कर रहा है, जो कि इंडिया की इनोवेशन इकोसिस्टम के को स्ट्रेंथन ही करता है, ठीक। अब इसमें एक यूनिकॉर्न यूनिकॉर्न स्टार्टअप जो होता है टेक्निकली एक प्राइवेट हेल्ड कंपनी होती है जो कि किसी भी पब्लिक स्टॉक एक्सचेंज पर ऑफिशियली लिस्टेड लिस्टेड नहीं होती, और उसकी वैल्यूएशन मिनिमम $1 बिलियन होती है, या उससे ज्यादा भी हो सकती है, लेकिन कम से कम $1 बिलियन होनी चाहिए, ठीक है। और जो प्रोफेशनल वेंचर कैपिटल फर्म से सब्सटैंशियली सपोर्टेड होती है, ठीक है। इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम में कुछ इंपॉर्टेंट कैटेगरीज हैं। एक तो गैजल्स है, ठीक है। वो प्रॉमिसिंग अर्ली एज स्टार्टअप है जो अपने एक्सेप्शनल ग्रोथ रेट के कारण 3 साल के रिलेटिवली शॉर्ट टाइम फ्रेम के अंदर यूनिकॉर्न स्टेटस अचीव कर सकते हैं, और इनकी जो ग्रोथ ट्रेजेक्टरी है वो पर्टिकुलरली स्टीप होती है। फिर दूसरा है चीता। वो हाई पोटेंशियल स्टार्टअप्स होते हैं जो 5 साल के रीजनेबल टाइम फ्रेम के अंदर यूनिकॉर्न बन सकते हैं, और ये कंपनीज जो है सस्टेनेबल ग्रोथ डिमोन्स्ट्रेट करती हैं, ठीक। उसके बाद में फिर डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, DPIIT, ये क्या है, ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर ऑपरेट करता है। स्पेसिफिक एरियाज के बेसिस पर बिजनेसेस को ऑफिशियली स्टार्टअप के रूप में रिकॉग्नाइज करता है, और इन क्राइटेरियाज में कंपनी की एज जो है वो 10 साल से कम होनी चाहिए, एनुअल टर्नओवर 100 करोड़ से कम होना चाहिए, और इनोवेशन, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी पर फोकस, ये सब शामिल है इसमें, ठीक है। तो स्टार्टअप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यही है, एज लिमिट कम से कम 10 साल से कम होनी चाहिए, 10 साल के बाद वो स्टार्टअप नहीं होते, ठीक है। फिर एंटिटी टाइप में वो प्राइवेट लिमिटेड ही होना चाहिए, या पार्टनरशिप फर्म होना चाहिए, लिमिटेड लाइबिलिटी LLP होने चाहिए, ठीक है। इन सब में डिफरेंस क्या है, प्राइवेट लिमिटेड क्या होता है, पार्टनरशिप फर्म क्या होता है, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप क्या होती है, थोड़ा स्टैटिक पोर्शन में आ गया, इसको मैं नहीं अभी कवर करूंगा। फिर एनुअल टर्नओवर कम से कम 100 करोड़ रुपए, इट शुड बी लेस देन 100 करोड़ इन एनी प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। उससे कम ही होना चाहिए, उससे ऊपर आएगा तो स्टार्टअप में नहीं होगा, ठीक है। 100 करोड़ से नीचे अगर उसका एनुअल टर्नओवर इससे पहले वाले फाइनेंशियल ईयर में जिसमें वो अप्लाई कर रहा है उससे पहले फाइनेंशियल ईयर में, तभी वो स्टार्टअप में के तौर पे माना जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर की सोर्सेस ऑफ फंडिंग ऑफ स्टार्टअप देख लेते हैं क्या क्या है। कहाँ चला गया भाई, हाँ। की सोर्सेज में वेंचर कैपिटल, प्राइवेट इक्विटी, एंजल फंड्स, ठीक है। ये सब हैं की सोर्सेज। ये सब अर्ली स्टेज में स्टार्टअप्स में स्ट्रेटेजिकली इन्वेस्ट करते हैं और उन्हें नॉट जस्ट कैपिटल बल्कि मेंटरशिप और इंडस्ट्री कनेक्शंस भी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। फिर अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स की बात करें तो ये प्राइवेट फंड्स को सिस्टमेटिकली पूल करके टारगेटेड इन्वेस्टमेंट करते हैं, जिन्हें सेबी रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग 3 डिस्टिंक्ट कैटेगरीज में प्रिसाइजली डिवाइड किया गया है, ठीक है। इसमें पहली कैटेगरी में आता है सोशली और इकोनॉमिकली डिजायरेबल सेक्टर्स,
इसमें फोकस करने वाले फंड्स जैसे कि वेंचर कैपिटल फंड्स हुए, एंजल फंड्स हुए, सोशल वेंचर फंड्स हुए, इंफ्रास्ट्रक्चर फंड्स हुए, ठीक है, ये सब आते हैं और इन फंड्स को गवर्नमेंट से स्पेशल इंसेंटिव्स भी मिलती है। फिर कैटेगरी टू में आते हैं वो डाइवर्स फंड, जैसे जो कैटेगरी वन में और कैटेगरी थ्री में नहीं आते। तो इसमें टाइपिकली लिवरेज नहीं होता, जैसे प्राइवेट इक्विटी फंड्स, डेब्ट फंड्स, रियल एस्टेट फंड्स। ये फंड्स एक्चुअली लॉन्गर इन्वेस्टमेंट होराइजन को मेंटेन करते हैं, ठीक है। फिर कैटेगरी थ्री फंड्स में क्या क्या आते हैं कि वो सोफिस्टिकेटेड फंड्स आते हैं जो कॉम्प्लेक्स ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज को एम्प्लॉय करते हैं, जिन्हें सेबी के रेगुलेशंस के अंडर लिवरेज लेने की स्पेशल परमिशन है, जैसे कि हेज फंड्स, ठीक है। और ये फंड्स जो होते हैं यूजुअली शॉर्ट टर्म रिटर्न्स पर फोकस करते हैं, ठीक। फिर वेंचर कैपिटलिस्ट, क्या होता है कि इंस्टीट्यूशनल फंड को प्रोफेशनली पूल करके उन प्रॉमिसिंग स्टार्टअप्स में स्ट्रेटेजिकली इन्वेस्ट करते हैं जिनके पास प्रूवन मार्केट ट्रैक्शन, वैलिडेटेड बिजनेस मॉडल और सिग्निफिकेंट स्केलेबिलिटी पोटेंशियल होती है, ठीक है। और ये टाइपिकली जो है सब्सटेंशियल ओनरशिप स्टेक 20 से 40% एक्वायर कर लेते हैं और कंपनी के स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग में भी एक्टिवली इन्वॉल्व होते हैं वेंचर कैपिटलिस्ट लोग, ठीक है। एंजल इन्वेस्टर क्या करते हैं? एंजल इन्वेस्टर्स अपने पर्सनल फंड्स को रिस्की अर्ली स्टेज में इन्वेस्ट करते हैं जब स्टार्टअप सिर्फ आइडिया या प्रोटोटाइप स्टेज पर होती है, ठीक है। और ये इन्वेस्टर्स टाइपिकली स्मॉलर अमाउंट्स 25 लाख से 2 करोड़ तक ही इन्वेस्ट करते हैं ताकि स्टार्टअप क्रिटिकल इनिशियल ग्रोथ फेज में उनको इफेक्टिवली सपोर्ट कर सके, ठीक है। और ये ऑफन इंडस्ट्री एक्सपीरियंस भी शेयर करते हैं, जैसा कि नाम है एंजल इन्वेस्टर्स, तो स्टार्टअप पैदा हो रहे होते हैं तो उस समय एज एन एंजल वो आते हैं कि भाई वो सपोर्ट कर सकें उसको, ठीक है, उसके ग्रोथ में उसकी हेल्प करें, ठीक है, इसलिए नाम है एंजल इन्वेस्टर्स। अब कुछ इनिशिएटिव देख लेते हैं स्टार्टअप्स के लिए। सबसे पहला इनिशिएटिव है मार्ग पोर्टल, ठीक है, जिसको हम देखेंगे। मार्ग मत का फुल फॉर्म हुआ मेंटरशिप, एडवाइजरी, असिस्टेंट, रेजिलियंस एंड ग्रोथ, ठीक है। ये डीपीआईआईटी द्वारा स्टार्टअप इंडिया के फ्रेमवर्क में लॉन्च किया गया है। और ये डिजिटल प्लेटफॉर्म जो है स्टार्टअप्स को एक्सपीरियंस मेंटर से कनेक्ट करता है जो उन्हें टेक्निकल नॉलेज, बिजनेस स्ट्रेटजी और नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। फिर आता है अगला कि फंड ऑफ फंड्स फॉर स्टार्टअप्स, एफएफएस स्कीम। इसमें जो है गवर्नमेंट ने 10,000 करोड़ के कॉर्पस के साथ इसको लॉन्च किया है जो सिडबी के थ्रू ऑपरेट करती है। ये स्कीम जो है स्टार्टअप्स को डायरेक्ट फंडिंग नहीं देती बल्कि अल्टरनेट इन्वेस्टिंग फंड्स में इन्वेस्ट करती है जो फिर एलिजिबल स्टार्टअप्स में डिस्ट्रीब्यूट होता है, ठीक है। और उसमें वो एआईएफ जो है फिर वो एलिजिबल स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते, इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। फिर डीपीआईआईटी के द्वारा स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम जनवरी 2016 में फॉर्मली लॉन्च किया गया था, जिसका कॉम्प्रिहेंसिव एम है इनोवेशन टू सिस्टमेटिकली नर्चर करने और स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट्स को कंसिस्टेंटली एनकरेज करने के लिए एक रोबस्ट इकोसिस्टम बनाना, ठीक है, इसका मेन एम यही है। और इस प्रोग्राम के अंडर जो है स्टार्टअप्स को टैक्स बेनिफिट्स मिलता है, सिंप्लीफाइड कंप्लायंस होती है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी सपोर्ट और फंडिंग एसेस जैसे कि मल्टीपल बेनिफिट्स वगैरह हम सब मिलते हैं, ठीक है। उसके बाद में फिर डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा स्टार्टअप ग्रांट्स निधि प्रोग्राम किया गया है, ठीक है। निधि का फुल फॉर्म है नेशनल इनिशिएटिव फॉर डेवलपिंग एंड हार्नेसिंग इनोवेशंस। ये साइंस और टेक्नोलॉजी बेस्ड स्टार्टअप्स को फाइनेंशियल सपोर्ट देने के लिए डिजाइन किया गया है। और ये ग्रांट्स जो है 10 लाख तक के हो सकते हैं और प्रोटोटाइप डेवलपमेंट और प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट डेमोन्स्ट्रेशन के लिए किए जाते हैं, ठीक है। फिर मीटी के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स के द्वारा समृद्ध फ्लैगशिप प्रोग्राम नेशनल पॉलिसी ऑन सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स 2019 के स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क के अंडर आईटी बेस्ड स्टार्टअप्स एक्सेलरेशन के लिए स्पेसिफिकली डिजाइन किया गया इसको। और इसका जो प्राइमरी एम है एग्जिस्टिंग और अपकमिंग एक्सेलेटर्स को टेक्निकली और फाइनेंशियली सपोर्ट करना ताकि वो पोटेंशियल आईटी बेस्ड स्टार्टअप्स को आइडेंटिफाई, सेलेक्ट और इफेक्टिव एक्सेलेट करके उनके ग्रोथ जर्नी में हेल्प कर सके, ठीक है। और ये प्रोग्राम्स जो हैं वो स्टार्टअप को 40 लाख तक की सीड फंडिंग प्रोवाइड करते हैं। और फिर अगला लास्ट है एक प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, पीएमएमवाई, ठीक है। इसके अंडर जो है नॉन कॉर्पोरेट, नॉन फार्म, स्मॉल माइक्रो एंटरप्राइजेस को कमर्शियल बैंक, रीजनल रूरल बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक, एनबीएफसी को कहते हैं। फिर माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस एक्सेट्रा के एक्सटेंसिव नेटवर्क के थ्रू 20 लाख तक का कोलेटरल फ्री लोन्स, मतलब कुछ गिरवी नहीं रखना पड़ेगा, गिरवी फ्री लोन्स प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। और ये जो है 3 कैटेगरी में होता है। एक है शिशु 50,000 तक, जिसमें किशोर और सर किशोर आता है कि 50,000 से 5 लाख तक, और तरुण ये है 5 लाख से 10 लाख, 10 लाख तक की कैटेगरीज में क्लासिफाई किया गया है, ठीक है। और ये डिफरेंट स्टेजेस ऑफ बिजनेस की ग्रोथ के अकॉर्डिंग ये दिया जाता है। फिर अब समझते हैं हम एंजल टैक्स क्या होता है। देखो अब पहले ये देखते हैं कि न्यूज में क्यों है।
यूनियन बजट 2024-25 में फाइनेंस मिनिस्टर ने एंटरप्रेन्योरशिप को सिग्निफिकेंट बूस्ट देने के लिए ऑल क्लासेस ऑफ इन्वेस्टर्स के लिए कंट्रोवर्शियल जो एंजल टैक्स को कम्प्लीटली अबॉलिश करने की हिस्टोरिक घोषणा की है। ठीक है, ये जो डिसीजन है स्टार्टअप कम्युनिटी के लिए गेम चेंजर भी माना जा रहा है, क्योंकि पहले जो एंजल इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करते थे उसमें भी टैक्स लग जाता था। तो मान लो अगर वो ग्रोथ करने के लिए दे रहे हैं किसी इंडस्ट्री को, किसी स्टार्टअप को, उसमें टैक्स लग जाएगा, तो फिर इससे ये होता है कि जो डिस्करेज होता है इन्वेस्टमेंट आने, थोड़ा डिस्करेज होने लग जाता है, क्योंकि टैक्स तो कौन ही देना चाहता है अपने देश में। ठीक है, और टैक्स इतना है होता भी है हमारे देश में कि कोई देने के लिए स्वेच्छा से तैयार भी नहीं होता। ठीक, तो उसी को एबॉलिश करने की बात की गई है, तो इसीलिए थोड़ा ये न्यूज में है। अभी एंजल टैक्स है क्या, उसको देख लेते हैं। एंजल टैक्स जो है टेक्निकली एक इनकम टैक्स होता है, ठीक है, जो गवर्नमेंट अनलिस्टेड कंपनीज या स्टार्टअप पर इम्पोज करती हैं अगर उनकी फंडिंग वैल्यूएशन कंपनी के एसेस्ड फेयर मार्केट से सिग्निफिकेंटली ज्यादा होती है। ठीक है, और एक्सेस वैल्यूएशन को इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज माना जाता है और उस पर 30% का टैक्स अप्लाई होता है। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या था कि इसे 2012 में फाइनेंस एक्ट के थ्रू स्पेसिफिकली मनी लॉन्ड्रिंग, टैक्स इवेजन और शेल कंपनीज के थ्रू ब्लैक मनी को वाइट करने को इफेक्टिवली रोकने के लिए स्ट्रेटेजिक मेजर के रूप में इंट्रोड्यूस किया गया था, क्योंकि लोग भी तो कम बदमाश थोड़ी हैं। वो कोई नाम की कोई स्टार्टअप बनवा दिए पेपर पे और बोल दी कि हम एंजल टैक्स दे रहे हैं, तो फिर अपना टैक्स से बच जाते थे इससे। एक्चुअल में उनका टैक्स भी बच जाता था इससे। फिर 2012 में फिर गवर्नमेंट ने सोचा कि नहीं, टैक्स तो फिर इससे ज्यादा कम आता है, तो ब्लैक मनी को वाइट करने का भी तरीका ये हो जाता था। तो अब ये कर दिया गवर्नमेंट ने उस समय 2012 में कि भाई अब तुम एंजल टैक्स देते हो तो उस पर भी टैक्स दो 30% हमें। ठीक है, तो ये ब्लैक मनी को वाइट करने का और जो गलत तरीके हैं अपने पैसे को टैक्स बचाने के, ठीक है, टैक्स चोरी करने के, उसको रोकने के लिए बनाया गया था एंजल टैक्स। ठीक है, फिर उसके बाद फिर लीगल प्रोविजन इसके लिए क्या है कि ये इनकम टैक्स एक्ट 1961 के सेक्शन 56(2) के अंदर ये टेक्निकली डिफाइंड और लीगली इम्प्लीमेंट किया जाता था। इस प्रोविजन के अकॉर्डिंग जो है स्टार्टअप द्वारा इशू किए गए शेयर्स के फेयर मार्केट वैल्यू से ज्यादा प्रीमियम रिसीव होने पर टैक्स लगता था। ठीक है, फिर कवरेज की बात करें तो इनिशियल फेज में ये प्रोविजन सिर्फ डोमेस्टिक लोकल इन्वेस्टर्स पर अप्लाई होता था, लेकिन बजट 2023-24 में इसका स्कोप सिग्निफिकेंटली एक्सपैंड करके फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स को भी एक्सप्लिसिटली शामिल कर दिया गया। ठीक है, हालांकि कुछ स्पेसिफिक एक्सेप्शंस के साथ, जैसे फॉरेन इन्वेस्टमेंट, फॉरेन सोवरेन वेल्थ फंड और पेंशन फंड्स के साथ। ठीक है, इसको छोड़ करके बाकी सब चीजों पे ये अप्लाई होता था। उसके बाद में फिर अब इसका इम्पैक्ट डिस्कस करते हैं। एंजल टैक्स जो है कंप्लीट अबॉलिशन से स्टार्टअप्स के लॉन्ग डिबेटेड रिवर्स फ्लिपिंग फिनोमिना को एक्टिवली प्रमोट करने की स्ट्रांग उम्मीद है, जो कि इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम के लिए एक्सट्रीमली पॉजिटिव स्टेप भी होगा। और रिवर्स फ्लिपिंग क्या होता है? ये एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है जिसमें इंडियन कंपनीज को इनिशियली टैक्स बेनिफिट्स और बेटर इन्वेस्टमेंट एनवायरनमेंट के लिए ओवरसीज यानी सिंगापुर, यूएसए वगैरह में इनकॉर्पोरेट किया जाता है, और अब स्ट्रेटेजिकली और सिस्टमेटिकली उन्हें अपने लीगल हेडक्वार्टर्स को वापस अपनी होम कंट्री इंडिया में रिलोकेट करना पड़ेगा। ठीक है, इस ट्रेंड को नोटेबल एग्जांपल्स हैं इस ट्रेंड के, एक फोन पे है, ग्रो है, फ्लिपकार्ट है, उड़ान है, ये सब जैसे प्रोमिनेंट स्टार्टअप है। ये एंजल टैक्स के रिमूवल से रिवर्स माइग्रेशन को सिग्निफिकेंटली एक्सलेरेट करे, क्योंकि अब जो फंडिंग रिलेटेड टैक्स कंसर्न्स है वो इफेक्टिवली एलिमिनेट हो गए। तो जो कंपनीज हमारी बाहर खुल रही थी, ठीक है, वो कंपनीज अब इंडिया में खुलेंगी, तो इंडिया में से एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा। तो ये रिवर्स फ्लिपिंग सही होगा एक तरह से, मतलब सही हो ये जो स्टेप लिया गया है काफी सही है। ठीक है, एबॉलिशन ऑफ एंजल टैक्स। फिर पेटेंट अमेंडमेंट रूल्स के बारे में बात करते हैं 2024 का। ये न्यूज में क्यों, हालांकि ये उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन देख लेते हैं। डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड ने रिसेंटली पेटेंट्स रूल 2023 को, जो पेटेंट्स एक्ट 1970 के स्टैट्यूटरी फ्रेमवर्क के अंडर ऑपरेट करते हैं, उसमें कॉम्प्रिहेंसिव अमेंडमेंट करके पेटेंट अमेंडमेंट्स रूल 2024 को ऑफिशियली नोटिफाई किया है। ठीक है, और ये अमेंडमेंट इंडिया के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स इकोसिस्टम को स्ट्रीमलाइन और स्ट्रेंथन करने के बॉर्डर मिशन का इम्पोर्टेंट पार्ट है। ठीक है, अब एक बार पेटेंट्स एंड देयर गवर्नेंस को देख लेते हैं क्या है। पेटेंट प्रोटेक्शन एक पावरफुल लीगल प्रोटेक्शन है, जिसका मतलब है कि कोई पेटेंटेड इन्वेंशन ये को पेटेंट ओनर की एक्सप्लिसिट कंसेंट के बिना कमर्शियली मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते हैं, और उसका यूज भी नहीं कर सकते हैं, मतलब मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट भी नहीं कर सकते उसको, और फॉरेन मार्केट से इंपोर्ट भी नहीं कर सकते हैं। परमिशन जरूरी है सब चीज के लिए। ठीक है,
और ये प्रोटेक्शन जो है इन्वेंटर्स को इनोवेटिव रिसर्च और डेवलपमेंट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए इंसेंटिवाइज भी करता है। ठीक है। उसके बाद फिर रेगुलेशन ऑफ पेटेंट्स क्या है, ये उतना ही छोड़ देते हैं, ये सब इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, आप एक बार पढ़ लेना, इसमें कोई डाउट होगा तो आप पूछ लेना। ठीक है, क्योंकि टाइम वेस्ट करने से तो मतलब, इससे बढ़िया अलग अदर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में समझा दूँ आपको। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स एंड सोशल एंटरप्रेन्योरशिप पे आते हैं सीधे। तो देखो ये न्यूज में क्यों है, क्योंकि रिसेंटली वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन वीपो ने और कॉर्नेल यूनिवर्सिटी और इनसीड बिजनेस स्कूल ने कलेक्टिवली ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024 को रिलीज किया है। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, देखते हैं कहाँ शुरू कर रहे थे हम। हाँ, ये ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024 में रिलीज किया गया है। तीन इंस्टीट्यूशंस ने रिलीज किया है मिलकर के। एक वर्ल्ड वीपो है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, फिर कॉर्नेल यूनिवर्सिटी और इंसीड बिजनेस स्कूल, इन तीनों ने मिलकर के ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024 में रिलीज किया। ठीक है, इसकी की फाइंडिंग्स क्या है इस साल की जी। अच्छा, इसका थीम, इस पहले थीम देख लेते हैं। अनलॉकिंग द प्रॉमिस ऑफ सोशल एंटरप्रेन्योरशिप, इसका ये थीम रहा है, जो सोशली इम्पैक्टफुल इनोवेशन पर स्पेशल फोकस करता है। और जीआईआई जो है वर्ल्ड वाइड इनोवेशन को मेजर करने के लिए डाइवर्स क्राइटेरिया यूज करता है, जिसमें शामिल है इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क, ह्यूमन कैपिटल एंड रिसर्च कैपेसिटीज, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और क्रेडिट अवेलेबिलिटी, इन्वेस्टमेंट पैटर्न, लिंकेज बिटवीन डिफरेंट इनोवेशन इकोसिस्टम एक्टर्स, नॉलेज क्रिएशन और बहुत सारी चीजें। ठीक है, और क्रिएटिव आउटपुट की क्वालिटी और क्वांटिटी, ग्लोबल रैंकिंग में जो है स्विट्जरलैंड ने कंसिस्टेंटली इसमें टॉप पोजीशन को हासिल किया हुआ है और मेंटेन भी किया हुआ है उसको। ठीक है, जिसके बाद स्वीडन, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, सिंगापुर का प्लेस है। ठीक है, और ये कंट्रीज जो है अपने रोबस्ट इनोवेशन इकोसिस्टम और रिसर्च एंड डेवलपमेंट में हाई इन्वेस्टमेंट और स्ट्रॉन्ग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन के लिए भी ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड है। इंडिया के पर्सपेक्टिव से अगर देखें तो इंडिया की रैंक 39th है अमंग 133 नेशंस। ठीक है, और इसकी जो इम्प्रूवमेंट हुई है एक पोजीशन से, पहले 2023 में 40th रैंक पे था, अब 39th पे आ गया। ठीक है, और इसका स्कोर जो है इंडिया का 38.3 है। ठीक, और ये इम्प्रूवमेंट जो है इंडिया की इनोवेशन कैपेबिलिटीज में कंटिन्यूअस ग्रोथ को भी डेमोन्स्ट्रेट करता है। ठीक, और इंडियन सिटीज में साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्लस्टर्स की जो है ग्लोबल रिकॉग्निशन भी एक इम्पॉर्टेंट हाईलाइट है। बेंगलुरु, दिल्ली, चेन्नई और मुंबई स्पेसिफिकली जो है वो टॉप साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्लस्टर्स में शामिल है, जो कि इन मेट्रोपॉलिटन सेंटर्स में इनोवेशन एक्टिविटीज के कंसंट्रेशन को रिफ्लेक्ट करता है। ठीक है, और ये जो क्लस्टर्स हैं ये यूनिवर्सिटी, रिसर्च इंस्टीट्यूशन, टेक कंपनीज और स्टार्टअप इकोसिस्टम से डेवलप हुए हैं। ठीक है, फिर इससे रिलेटेड न्यूज देख लेते हैं एक बार। ये वीपो इसमें कुछ समझाने लायक है नहीं, ये थ्योरेटिकल है, आप खुद ही देख लेना। कुछ है established in 1967 थ्रू वीपो कन्वेंशन। ठीक है, और विच ट्रांसफॉर्म, और पहले इसका नाम विप्री था, यूनाइटेड इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। अभी बाद में फिर इसका नाम चेंज हो गया, वीपो हो गया। इसका ऑब्जेक्टिव है कि स्पेशलाइज्ड यूएन एजेंसी है जो कि आईपी सर्विसेज एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी सर्विसेज के लिए, फिर पॉलिसी इंफॉर्मेशन एंड कोऑपरेशन के लिए काम करती है। इसमें 193 मेंबर्स हैं और इंडिया भी इसका मेंबर है। ठीक है, और विपो के एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रीटीज हैं, कुछ बर्न कन्वेंशन है, वॉशिंगटन ट्रीटी है, पेरिस कन्वेंशन है, सिंगापुर ट्रीटी ऑन लॉ ऑफ ट्रेडमार्क्स वगैरह वगैरह, ये सब इसके ट्रीटी ट्रीटी वगैरह है। ठीक है, अब इसका रिलेटेड न्यूज है इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स, आईपी इंडेक्स। ठीक है, इस इसमें क्या है कि यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने रिसेंटली अपने इंटरनेशनल आईपी इंडेक्स का 12th एडिशन रिलीज किया है, जो कि डिफरेंट इकोनॉमीज के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन सिस्टम को इवेल्युएट करता है। ठीक है, और इस इंडेक्स पर टॉप परफॉर्मिंग कंट्रीज जो है वो यूएसए है, यूके है और फ्रांस है। ये स्ट्रॉन्ग आईपी प्रोटेक्शन लॉज इनके पास है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन लॉज। ठीक है, एनफोर्समेंट मैकेनिज्म भी इनके पास अच्छा खासा तगड़ा है, और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंफ्रास्ट्रक्चर भी के लिए भी ये रिकॉग्नाइज्ड है। ठीक है, इंडिया की जो पोजीशन है वो इस इंडेक्स पर 55 इकोनॉमीज में 42वें पोजीशन पे है। ठीक है, वो चेंज नहीं हुई है, 42वें पे था भी पहले और अभी भी है। और ये भी इंडिकेट करता है कि ये ये इंडिकेट करता है कि हमारा जो आईपी प्रोटेक्शन सिस्टम है उसमें अभी भी इम्प्रूवमेंट का कई बहुत स्कोप है, और अभी इस पे काम करने की हमें बहुत जरूरत है इम्प्रूवमेंट में। और ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है कि हम नोट करें कि इंटरनेशनल आईपी इंडेक्स और ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स जो है डिफरेंट मेथडोलॉजीज और पैरामीटर्स यूज करें। ठीक है, करते हैं, और जीआईआई में जो है इंडिया की रैंकिंग 132 इकोनॉमी में 40वें पोजीशन पे है, जो आईपी इंडेक्स की रैंकिंग से रिलेटिवली बेटर है। और ये डिफरेंस जो है दोनों इंडाइसेस के डिफरेंस का असेसमेंट क्राइटेरिया स्कोप भी रिफ्लेक्ट करता है। ठीक है, तो ये डिफरेंस क्राइटेरिया का हो गया।
तो इस लेक्चर को हम यहीं पे एंड करते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आई होप तब तक आपको ये जो चीज मैंने बताया है आप उसको दोबारा पढ़ोगे, समझोगे। नहीं समझ में आएगा तो अपने डाउट्स पूछोगे, डाउट्स पूछो, ठीक है। मैं बार बार यही इसी पे बार बार फोकस करता हूँ कि आप अपने डाउट्स पूछो। कमेंट से डाउट पूछो, व्हाट्सएप से डाउट पूछो, इंस्टाग्राम से डाउट पूछो, जैसे पूछना है पूछो, पर डाउट्स अपने पूछो, ठीक है। क्योंकि आपका डाउट क्लियर होना सबसे ज्यादा जरूरी है। तो यहाँ पे हम इस लेक्चर को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।